हम पढ़ रहे हैं तथ्य संकलन, डेटा कलेक्शन, प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि तथ्यों या सामग्री को संकलन या एकत्रित करने के स्रोत कौन कौन से हैं, सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन। वैसे हम इससे पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि तथ्य संकलन को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक स्रोत प्राइमरी सोर्सेज और द्वितीयक स्रोत सेकेंडरी सोर्सेज। तथ्यों सामग्री के स्रोत का अर्थ यह है कि तथ्यों का संकलन किन स्रोतों या माध्यमों से किया जा रहा है। तथ्य संकलन के स्रोतों के चुनाव में विशेष सावधानी की आवश्यकता भी होती है। यदि ये स्रोत विश्वसनीय नहीं हुए तो संपूर्ण शोध कार्य ही निरर्थक साबित हो सकता है। इसलिए तथ्यों के संकलन के विभिन्न स्रोतों को भलीभांति समझ लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्रमुखतः 3 तरीकों से अध्ययन के लिए तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। सामाजिक शोध का विषय जो कि मानव या मानव समूह होता है, जिसे हम अपनी सुविधा के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम उसके संबंध में 3 तरीकों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं या तथ्य एकत्रित कर सकते हैं। हम व्यक्ति से स्वयं बातचीत करें, वार्तालाप करें, सीधे प्रश्न करें या विषय या समस्या के संबंध में उसके विचार या प्रतिक्रिया को जान लें। दूसरा है शोध विषय से संबंधित व्यक्ति, समूह एवं संगठन के क्रियाकलापों, आचार व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करें और इस अवलोकन के आधार पर प्राप्त तथ्यों को संकलित करें। तीसरा तरीका है शोध कार्य के समय उन दस्तावेजों, तथ्यों या सामग्री का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार करें जो किसी अन्य अध्ययन या शोध हेतु एकत्रित किए गए थे। तथ्य संकलन के इन तीनों स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक स्रोत प्राइमरी सोर्सेज और दूसरा है द्वितीयक स्रोत सेकेंडरी सोर्सेज। प्राथमिक स्रोत से प्राप्त तथ्य मौलिक तथ्य होते हैं जिनको संकलित और प्रचारित करने का दायित्व उसी व्यक्ति या शोधकर्ता का होता है जिसने इसे एकत्रित या संकलित किया हो। यहाँ हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि प्राथमिक स्रोत से एकत्रित सामग्री का संकलनकर्ता रिपोर्ट या प्रतिवेदन का लेखक हो, ये जरूरी नहीं है। इसके संबंध में पीवी यंग ने कहा था कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्तर पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं। पीटर एच मान के अनुसार प्राथमिक स्रोत वे हैं जो पहली बार तथ्य प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का मौलिक स्वरूप होते हैं। प्राथमिक स्रोतों को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जहां शोधकर्ता स्वयं अपने अध्ययन क्षेत्र या समग्र की अध्ययन इकाइयों से संपर्क कर तथ्यों को एकत्रित करता है। वहां इसे तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। यहाँ अपनी अध्ययन की इकाई व्यक्ति से वह सीधा संपर्क कर तथ्य संकलित करता है। इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों को प्राथमिक स्रोत द्वारा एकत्रित सामग्री इस कारण भी कहा जाता है क्योंकि किसी विशिष्ट विषय समस्या के लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसे पहली बार एकत्रित किया जाता है। इस सामग्री के संकलन का दायित्व स्वयं शोधकर्ता का होता है। इस सामग्री की विश्वसनीयता और उपयुक्तता के लिए स्वयं अनुसंधानकर्ता उत्तरदायी होता है। इस सामग्री के संकलन में शोधकर्ता का स्वयं का लगाव होता है। इस लगाव के ही फलस्वरूप अपने अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए वो पूरी तरीके से निष्पक्ष रहकर तथ्यों का संकलन कर सकता है। ये भी संभव है कि इस लगाव के कारण वो
अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाए या ऐसे तथ्यों का संकलन कर ले जो उसकी प्राकल्पना को सही प्रमाणित करने में योगदान दें। ऐसी स्थिति में अध्ययन में वैज्ञानिकता बनाए रखने हेतु शोधकर्ता को सभी पूर्वाग्रहों से अपने को मुक्त रखने की आवश्यकता होती है। पीवी यंग ने तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों को दो भागों में बांटा है। पहला प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत, डायरेक्ट सोर्स एंड इनडायरेक्ट सोर्स। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत अवलोकन, अनुसूची एवं साक्षात्कार प्रविधियों की सहायता से सामग्री संकलित की जाती है। प्रत्यक्ष स्रोत में शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता के द्वारा अध्ययन इकाइयों से सीधा संपर्क स्थापित किया जाता है। अप्रत्यक्ष स्रोत में शोधकर्ता अध्ययन इकाइयों से सीधा संपर्क किए बिना ही सामग्री का संकलन करता है। अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत में प्रश्नावली, रेडियो, टेलीविज़न, अपील, टेलीफोन साक्षात्कार, प्रतिनिधि प्रविधियाँ आदि आते हैं और यहाँ इन माध्यमों से सामग्री एकत्रित की जाती है। तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत में हम अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली इन विधियों का विशेष रूप से उपयोग करते हैं। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अवलोकन तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है और इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं अध्ययन स्थल पर पहुंचकर घटनाओं, दशाओं, वस्तुओं, रीति रिवाजों और व्यवहारों को निष्पक्ष रूप से देखता है, तटस्थ होकर उनका अवलोकन करता है और इस आधार पर तथ्यों को एकत्रित करता है। इस प्रविधि का सफल प्रयोग सीमित क्षेत्र में ही किया जा सकता है। साथ ही ऐसा अध्ययन लोगों के विचारों, विश्वासों, भावनाओं और मनोवृत्तियों से संबंधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका अध्ययन अवलोकन प्रविधि से नहीं किया जा सकता। अवलोकन के 3 प्रकार होते हैं। पहला सहभागिक अवलोकन, दूसरा अर्ध सहभागिक अवलोकन, तीसरा असहभागिक अवलोकन। सहभागिक अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं उस समूह या समुदाय का एक सदस्य या भाग बन जाता है जिसका उसे अध्ययन करना होता है। ऐसा करके वह समूह के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य जान पाता है। अर्ध सहभागिक अवलोकन में अध्ययनकर्ता लंबे समय तक समूह का अंग बनकर नहीं रहता। वह विशेष अवसरों से संबंधित तथ्य एकत्रित करने के लिए उन अवसरों पर समूह के निकट संपर्क में आता है। असहभागिक अवलोकन में अध्ययनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह या लोगों के निकट संपर्क में नहीं आता, उस समूह का सदस्य नहीं बन जाता। वह तो एक दर्शक के रूप में घटनाओं का निरीक्षण कर तथ्य एकत्रित करता है। तथ्य संकलन की यह प्रविधि अवलोकन कहलाती है और अवलोकन अधिक विश्वसनीय और निर्भर योग्य माना जाता है। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत तथ्य संकलन का दूसरा प्रकार है साक्षात्कार, इंटरव्यू। इसमें अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों से सीधा संपर्क स्थापित कर बातचीत की जाती है और अध्ययन के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित की जाती है। इस विधि को साक्षात्कार विधि के नाम से जाना जाता है। इसमें अध्ययनकर्ता अनुसूची या साक्षात्कार प्रदर्शिका, इंटरव्यू गाइड की सहायता ले सकता है। वो चाहे तो मुक्त वार्तालाप के माध्यम से भी तथ्यों को संकलित कर सकता है। घटना या विषय से जुड़े हुए लोग साक्षात्कार के माध्यम से विश्वसनीय और निर्भर योग्य सूचनाएं दे सकते हैं। फिर भी साक्षात्कारकर्ता के द्वारा बीच बीच में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनकी सहायता से एकत्रित सामग्री की जांच की जा सके। तीसरा प्रकार है अनुसूची, शेड्यूल। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं या उसके प्रग्रहण क्षेत्र में जाकर सूचनादाताओं से प्रश्न पूछकर उत्तरों को भरते हैं। इस विधि में अनुसंधानकर्ता और सूचनादाताओं के बीच अनुसूची के माध्यम से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो जाता है। इस विधि की सहायता से
अशिक्षित व्यक्तियों से भी सूचनाएं सुगमता से प्राप्त कर ली जाती है। यह सूचना प्राप्ति का काफ़ी विश्वसनीय स्रोत है। इस विधि की सहायता से अध्ययन का एक प्रमुख लाभ यह है कि अनुसंधानकर्ता को घटनाओं का अवलोकन करने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। चौथा प्रकार है प्रश्नावली। प्रश्नावली की सहायता से प्राथमिक तथ्य संकलित किए जाते हैं, लेकिन फिर भी यह सूचना प्राप्ति का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं होकर अप्रत्यक्ष स्रोत है। इस विधि के द्वारा अध्ययन में अनुसंधानकर्ता तथा सूचनादाता में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं होकर अप्रत्यक्ष संबंध रहता है। प्रश्नावली अनुसंधानकर्ता के द्वारा तैयार की गई प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे वह उत्तरदाता के पास डाक द्वारा इस अनुरोध के साथ भेजता है कि इसे भरकर समय पर अवश्य लौटाएं। इस विधि का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब अध्ययन क्षेत्र या सामग्री इतना विस्तृत हो कि सभी सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क कर तथ्य संकलित करना संभव नहीं हो। इसके अलावा इस विधि का प्रयोग ऐसे उत्तरदाताओं के लिए भी किया जा सकता है जो या तो शिक्षित हों, जो स्वयं प्रश्नों को समझकर बिना अनुसंधानकर्ता की सहायता से उत्तर दे सकें। इस विधि के द्वारा अध्ययन का लाभ यह है कि इसमें समय और धन की काफ़ी बचत हो जाती है, और इस विधि का दोष ये है कि इसमें जो उत्तर प्राप्त होते हैं उसका सत्यापन करना कठिन होता है। प्राथमिक स्रोतों के कुछ गुण हैं, लाभ हैं, महत्व हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के स्रोत के द्वारा तथ्य संकलन हेतु प्रयुक्त अध्ययन में लचीलेपन का गुण पाया जाता है। अध्ययनकर्ता परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन प्रविधि में परिवर्तन कर सकता है, प्रश्नावली में प्रश्नों को बदल सकता है। अगर अध्ययनकर्ता ये महसूस करता है कि विषय के किसी विशेष पक्ष से जुड़े तथ्य उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो वो अध्ययन प्रविधियों में संशोधन कर सकता है ताकि आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सके। प्राथमिक स्रोत व्यापक क्षेत्र के अध्ययन के लिए उपयुक्त होते हैं। विस्तृत क्षेत्र में फैले सूचनादाताओं का अध्ययन करके तथ्य एकत्रित करना प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से ही संभव है। प्रश्नावली विधि की सहायता से ये कार्य और अधिक सुगमता से किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा ऐसे उत्तर प्राप्त हो जाते हैं जो आमने सामने की स्थिति में संभव नहीं होते हैं। प्राथमिक स्रोतों के द्वारा जो तथ्य संकलित किए जाते हैं वे अधिक यथार्थ और विश्वसनीय माने जाते हैं। अनुसंधानकर्ता की स्वयं की उपस्थिति के कारण सूचनादाताओं पर सामान्यतः नियंत्रण रहता है और वे गलत सूचनाएं नहीं दे पाते। प्राप्त सूचनाओं के सत्यापन की संभावना भी रहती है। अध्ययनकर्ता क्योंकि क्षेत्र में मौजूद होता है, इसलिए वह जो कुछ देखता है, सुनता है, वही नोट करता है। इससे सामग्री के विकृत या गलत होने की संभावना भी नहीं रहती है। प्राथमिक स्रोत से आंतरिक और गुप्त सूचनाओं का संकलन संभव हो पाता है। अध्ययनकर्ता अवलोकन विधि और विशेषकर सहभागी अवलोकन की सहायता से उस समूह या समुदाय का अंग बन जाता है जिसका उसे अध्ययन करना है। ऐसी स्थिति में वह अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्रित कर पाता है। द्वितीयक स्रोतों से इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं होता। प्राथमिक स्रोत से संकलित सामग्री की सहायता से प्रामाणिक निष्कर्षों तक भी पहुंचना संभव है, क्योंकि प्राप्त सामग्री या तथ्य अनुसंधानकर्ता के स्वयं के अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित रहने के कारण अधिक निर्भर, योग्य और विश्वसनीय होते हैं। इनके आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के प्रामाणिक होने की काफ़ी संभावना रहती है। प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन में समय और धन की भी काफ़ी बचत होती है। इसका कारण ये है कि अध्ययनकर्ता जब स्वयं क्षेत्र में उपस्थित होता है तो वो साक्षात्कार विधि के साथ साथ अवलोकन विधि का भी सहारा ले सकता है और एक साथ कई प्रकार के तथ्य एकत्रित कर सकता है। इस स्रोत के द्वारा तथ्य संकलन का कार्य तुलनात्मक दृष्टि से सरल है, लेकिन प्राथमिक तथ्यों के महत्व
और लाभ के अलावा इसके कुछ दोष भी होते हैं। और वे दोष कौन कौन से हैं हम देखते हैं कि प्राथमिक स्रोतों द्वारा तथ्य संकलन में पक्षपात और मिथ्या झुकाव की काफ़ी संभावना रहती है। इसका कारण ये कि इस प्रकार के अध्ययन में शोधकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। यदि वो अपने स्वयं के विचारों और पूर्वाग्रहों पर नियंत्रण पाने में असमर्थ रहता है तो वह तथ्य संकलन की किसी भी विधि का यथार्थता और सत्यता के साथ उपयोग नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में अध्ययन पक्षपातपूर्ण हो जाता है। प्राथमिक स्रोत के द्वारा तथ्य संकलन में एक कठिनाई यह आती है कि शोधकर्ता कई बार सुविधा के अनुसार तथ्य संकलित कर लेता है। कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ग्रहण करता है, जिसके कारण अध्ययन में वस्तुनिष्ठता की कमी आ जाती है। प्राथमिक स्रोत के द्वारा तथ्य संकलन के कार्य में अध्ययनकर्ता स्वयं लगा होता है। वह सूचनादाताओं को समय समय पर सूचनाएं प्रदान करने की दृष्टि से कई सुझाव दे देता है। ये सुझाव अध्ययनकर्ता के कार्य को तो सरल बनाते हैं, लेकिन इससे तथ्यों की स्वाभाविकता के नष्ट हो जाने का खतरा भी रहता है। इस स्रोत के द्वारा वर्तमान से संबंधित तथ्यों का संकलन ही संभव है, क्योंकि इसमें जीवित लोगों से ही सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इस स्रोत की सहायता से अतीत की घटनाओं का अध्ययन या ऐतिहासिक विधि द्वारा अध्ययन संभव नहीं होता है। प्राथमिक स्रोत के द्वारा तथ्य संकलन के लिए आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता अपने कार्य में पूर्णतः कुशल हो, प्रशिक्षित हो। लेकिन ये देखा जाता है कि अध्ययनकर्ताओं में प्रशिक्षण का अभाव होता है, जिसके कारण शोध कार्य की सफलता के संबंध में कई प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं। प्राथमिक स्रोत के द्वारा तथ्य संकलन में सापेक्ष दृष्टि से अधिक मानव शक्ति और समय की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने वाले अध्ययनों में प्राथमिक स्रोत द्वारा सामग्री संकलित करना साधनों की सीमितता के कारण और भी कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक में पढ़ा है कि प्राथमिक स्रोत के माध्यम से इसके प्रकार कौन कौन से हैं और इन प्राथमिक स्रोतों के मुख्य गुण और दोष कौन कौन से हैं।